आप सबको हम बतला रहे हैं बुआ, एक के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति जो हुई है कई सारे चरणों में हुई है, उस सभी चरणों को हम आपको यहाँ पे एक जगह कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो आपको पता है कि हमारे पूर्वज बंदर बताए जाते हैं, चिंपैंजी बताए जाते हैं, लेकिन उन सभी का संग्रह हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे देंगे। तो हमारी जो सबसे पहले जो पूर्वज हैं उनका नाम था ड्रायोपिथेकस नामक बंदर। उसके बाद आपके आते हैं ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद आपके आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं आपके होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आते हैं आपके होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आते हैं आपके निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव के बाद आते हैं आपके क्रो-मैग्नन मानव, और क्रो-मैग्नन मानव के बाद आधुनिक मानव आते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे देखिए लिखे हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव के बाद क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव के बाद आधुनिक मानव। उनका हम समय भी बतलाए हैं कब इन सभी की उत्पत्ति हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ड्रायोपिथेकस जो है वो 40 मिलियन वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रहे थे। उसके बाद समय घटता गया, 14 मिलियन वर्ष पूर्व कौन थे, हमारे रामापिथेकस जो बंदर थे वो हमारे पूर्वज रहे हैं। आज से 5 मिलियन वर्ष पूर्व जो हैं कौन रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे पूर्वज आए 250 मिलियन वर्ष पूर्व कौन थे, होमो हैबिलस से, होमो हैबिलस के बाद आए आपके होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस जो है 5 लाख वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रहे थे। उसके बाद आए आपके निएंडरथल मानव, ये 2.5 लाख वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रहे थे। क्रो-मैग्नन मानव ये आज से 70,000 वर्ष पूर्व हमारे ये पूर्वज रहे थे। अभी वर्तमान में हम लोग क्या है 35,000 वर्ष पूर्व, अभी जो आधुनिक मानव देख रहे हैं इन सब की उत्पत्ति 35,000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपके यदि प्रश्न पूछे जाए कि मानव की उत्पत्ति का वर्णन करें या मानव की उत्पत्ति में बतलाएं तो इसको आप लिख सकते हैं। इसका संपूर्ण संग्रह, इस सभी का लक्षण आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यदि आपसे नहीं होगा तो आप उस कमेंट में बतलाएंगे, हम इस सभी के लक्षणों को, इन सभी के बारे में वर्णन करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आपका बाबू दूसरा प्रश्न है रामापिथेकस का लक्षण बताएं, 2 नंबर में पूछता है। तो इसका बहुत बड़ी लक्षण नहीं है, जो हम वर्तमान मानव की ज़िंदगी में जी रहे हैं, इस वर्तमान मानव का आप सभी को पता होगा कि हमारे मुख गुहा के अंदर 32 दांत होते हैं। जो नाक के ठीक सामने दांत होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, और इंसाइजर के ठीक बाद की जो दांत होती है वो केनाइन कहलाती है। ठीक है, तो इंसाइजर और केनाइन जिस प्रकार से अभी हमारा वर्तमान में दिख रहा है उस प्रकार से इंसाइजर और केनाइन उस रामापिथेकस बंदर के भी हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा लक्षण लिखे हैं कि रामापिथेकस जिस प्रकार से हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं उसी प्रकार से रामापिथेकस बंदर भी 2 पैरों पे चला करते थे। तीसरा हम लक्षण लिखे हैं कि जो मनुष्य है और बाकी सभी जो हमारे आसपास जो पालतू जानवर दिखते हैं इन सभी को लगभग 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राइमेट्स और अप्राइमेट्स से। तो प्राइमेट्स का मतलब जिनके पास सोचने समझने की शक्ति होती है, उन जंतुओं को प्राइमेट्स के अंतर्गत रख दी गई है। ठीक है, तो उसी में हम लोग भी आते हैं। तो इस प्राइमेट्स का जो लक्षण था वो सबसे पहले इस रामापिथेकस बंदर में देखा गया था। ठीक है, तो आज से तुलना करके बतलाया गया यहाँ पे देखिए कि इसका इंसाइजर एवं केनाइन दांत मानव के समान थे। ठीक है, यानी अभी जो हम लोग हैं, हम लोगों के जिस प्रकार से इंसाइजर और केनाइन है उसी प्रकार से इस रामापिथेकस के उस समय हुआ करते थे। दूसरा भी लक्षण है कि जिस प्रकार से हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं उसी प्रकार से ये भी 2 पैर पर चलते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखे हैं इनमें प्राइमेट्स जंतु के गुण उपस्थित थे, यानी हम लोग प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। हम सभी के जो गुण होते हैं वो सभी के सभी रामापिथेकस के अंदर मौजूद था। तो इस सभी को आप नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ये 2 नंबर में बाबू प्रश्न पूछता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, समजात अंग से आप क्या समझते हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। समजात अंग का मतलब क्या होता है? वैसा अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना बिल्कुल समान होना चाहिए परंतु उसका कार्य भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिख भी दिए हैं, विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति समान एवं रचना समान तथा वातावरण के अनुसार कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाता है। समान, उनकी जो बनावट है वो समान होनी चाहिए लेकिन उनकी कार्य क्या हो जानी चाहिए? भिन्न भिन्न हो जानी चाहिए। इसका उदाहरण सबसे ज्यादा आपको पूछता है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, पक्षियों के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य के हाथ। तो आपको और सब किसी का बनावट पता हो या नहीं हो, आपको मनुष्य के हाथ की बनावट पता है। ये जो बाह की हड्डी होती है इसका नाम ह्यूमरस है। इसके जो केहुने जो आप बोलते हैं, केहुने के नीचे रेडियस और आल्ना 2 अस्थियां होती हैं। उसके बाद जो मुरान दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी 8 अस्थियां होती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। ये जो तलहत्ती है ना, इस तलहत्ती में 5 अस्थियां होती है, इसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये जो उंगली दिख रहा है ना, इस उंगली में 14 अस्थियां होती है, इसे फ्लेंजिज बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर की जो हाथ की जो बनावट है, इसी प्रकार से बनावट कहाँ होते हैं? घोड़े के अगले टांग में भी होते हैं, पक्षियों के पंख उसी प्रकार से बने होते हैं, चमगादड़ के पंख उसी प्रकार से बने होते हैं, चीता का भी टांग उसी प्रकार से बना होता है, व्हेल का चंपू भी हमारे जिस प्रकार से हाथ की बनावट है उसी प्रकार से व्हेल के चंपू भी बने रहते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को आप याद रखेंगे। समजात अंग क्या है? तो एक बार समरी इसका देख लेंगे। वैसी अंग जिनका रचना उत्पत्ति बिल्कुल समान हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? आपके समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बाबू, असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो असमजात अंग का मतलब होता है वैसे अंग जो कार्य एवं उनकी जो बनावट हो समान दिखती हो परंतु उनकी जो उत्पत्ति होती है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। तो अभी क्या बतलाए हम कि विभिन्न जंतुओं के वे अंग जो देखने में समान है तथा कार्य भी समान हो लेकिन उनकी उत्पत्ति क्या हो जाए? असमान हो जाए। कार्य समान हो, देखने में समान हो, किंतु उनकी जो उत्पत्ति है वो क्या हो जाए? अलग अलग जब हो जाए तो क्या कहलाता है? असमजात अंग कहलाता है। जैसे कीट का पंख, चमगादड़ का पंख, ये जो है इनकी उत्पत्ति जो है अलग अलग होती है, असमान होती है, परंतु कार्य इन सबका क्या है? एक समान है। उड़ने का कार्य दोनों लोग करते हैं, तो पंख क्या करता है? उड़ने का कार्य करता है, ठीक है।